हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड। और आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के लिए हमने एक अलग पोर्शन बनाया है, आप उसे जाके चेक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। ये बहुत ही ईजी आंसर है स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है और इसकी समरी के दौरान मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार रिपीटेडली पूछा है। जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है रामेश्वरम। यस, रामेश्वरम में कहाँ, जो मॉस्क स्ट्रीट है वहीं पर अब्दुल कलाम का एक पक्का PUCCA पक्का हाउस यानी पक्का घर था, और वो एंसेस्ट्रल एंसेस्ट्रल के घर पे रहते थे। तो यानी अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। आई होप ये बहुत ही इजी आंसर था आपके लिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक दिनामणि इज द नेम ऑफ। यानी दिनामणि किसका नाम था। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, यानी आपको एक रीज़न भी बताना है इस आंसर का। सो व्हाट डू यू थिंक दिनामणि इज द नेम ऑफ। दिनामणि क्या था, एक लोकल न्यूज़पेपर था स्टूडेंट्स। दिनामणि इज द नेम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, यानी इस न्यूज़पेपर को लेकर क्या इम्पोर्टेंस है उसका आप यहाँ उसको इस चैप्टर में क्यों मेंशन किया गया था, इसका आपको एक सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट या आंसर लिखना है, और वो ये है, It is so because Kalam traced the stories of the war in headlines in Dinamani। इसका मतलब ये वॉर कौन सा है, ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जितनी भी जो भी स्टोरीज़ हैं या जो कुछ भी अपडेट्स हैं वो इस न्यूज़पेपर में आया करती थी। जो भी मेन हेडिंग्स होती थी या अभी क्या चल रहा है, क्या हालात हैं देश और दुनिया में, उसके बारे में इस न्यूज़पेपर में लिखा जाता था। ये एक लोकल न्यूज़पेपर था जो तमिल भाषा में प्रिंट होता था। इसको इसीलिए पढ़ना चाहते थे कलाम, ताकि उनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहें, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंस रखता है इस स्टोरी में। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Who were अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, what did they later become। ये यहाँ तो क्वेश्चन है ही स्टूडेंट्स, लेकिन एग्जाम्स में भी काफ़ी बार आता है। इट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब्दुल कलाम के जो स्कूल फ्रेंड्स थे, पहले बताइए कितने फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स थे। ऑल राइट, तीनों ही हिंदू लोग थे, हिंदू कल्चर से बिलोंग करते थे। और उनके नाम क्या क्या थे, उनके नाम थे, एक का नाम था रामनाथ शास्त्री, एक का नाम था अरविंदन, और जो तीसरा फ्रेंड था उसका नाम था शिव प्रकाशन। ठीक है, इसे शिव प्रकाशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये 3 फ्रेंड्स थे। ऑल राइट, और उसके बाद जो वो क्या क्या बने, इन तीनों का ही अलग अलग प्रोफेशन था। रामनाथ शास्त्री जो थे वो रामेश्वर टेम्पल के, ये इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स। रामनाथ शास्त्री जो थे वो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बने थे। उनके परिवार में पीढ़ियों से यही होता आया है कि वो अपनी धरोहर और ये जो काम है वो आगे से आगे पास ऑन करते रहते हैं। यानी जो रामनाथ शास्त्री के जो पूर्वज हैं, पूर्वज ही ये पुजारी का काम रामेश्वर मंदिर में करते आए हैं, और इनके पिता भी इसी मंदिर में पुजारी थे। ये है रामनाथ शास्त्री का काम। इसके अलावा अरविंदन क्या काम करते थे, वो जितने भी तीर्थ यात्री थे, तीर्थ यात्रियों के लिए आने जाने का और रहने का, खाने पीने का, इन सब का प्रबंध करवाने का काम किया करते थे स्टूडेंट्स। और ये एक बहुत ही नेक काम था, क्योंकि जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल यही होती है कि एक ऐसी जगह जाना जहाँ उनका घर नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ उन्हें एक व्यवस्था देना, ये बहुत ही अच्छा काम है।
और तीसरा काम जो है शिव प्रकाशन का या शिव प्रकाशन का, वो एक फूड कॉन्ट्रैक्टर थे। कहाँ? दक्षिणी भारतीय रेलवे में, यानी सदर्न रेलवेज़ के अंदर उन्होंने फूड कॉन्ट्रैक्टर का एक काम लिया था, या कह सकते हैं केटरिंग का काम उन्होंने लिया था। जितने भी लोग, जितने भी पैसेंजर्स जो सफ़र करते थे, उनके खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था करवाना, उसका काम वो लिया करते थे। आई होप ये आंसर भी आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही आसान आंसर है और अक्सर एग्ज़ाम्स में आता भी है, तो इसे अच्छे से आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? वेजेस का मतलब क्या होता है? तनख्वाह या पैसे। उन्हें अपने काम के पैसे सबसे पहले कब मिले थे? अगर आपको याद हो तो हालांकि उन्होंने पहले तो पैसे भी कमाए थे, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इमली के बीज उन्होंने अपने पास की जो भी शॉप थी, ग्रॉसरी शॉप पे या और दूसरी जो भी शॉप्स थी, वहाँ पर जब दिए थे तो उसके भी उन्हें कुछ रुपए मिले थे। लेकिन जो पहली अर्निंग थी वो थी कि जब इमरजेंसी के दौरान और जो अलग अलग घटनाएं हुई कुछ, उसके दौरान जब कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस जो थी, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान भी हुई थी और भी बहुत समय वो हुई थी, उस दौरान जो है रामेश्वरम की जो ट्रेन थी वो रामेश्वरम पे रुकने के लिए उसकी मनाही कर दी गई थी, वो वहाँ से सस्पेंड कर दी गई थी। तो इसीलिए जो न्यूज़पेपर्स और अखबार आते थे, जो वहाँ पे बंडल्स को उतारा जाता था रामेश्वरम स्टेशन पे, वो वहाँ नहीं उतारा जाता था, वो वहाँ पे बल्कि फेंक दिया जाता था। वो पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा लोग लगते थे और उनमें से एक व्यक्ति कलाम भी थे। वो डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें जो पैसे मिले वही उनकी फर्स्ट वेज थी। यानी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द न्यूज़पेपर्स वर बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। चलती ट्रेन से उन बंडल्स को फेंक दिया जाता था। तो अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न। अब आपको बताना है ये कज़न, इनका नाम क्या है। ये कज़न इनके चचेरे भाई हैं और इन्होंने अपने चचेरे भाई, ये थे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, ये कज़न जो थे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर थे और इन्हीं की मदद करने के लिए कलाम गए थे। और जब इन्होंने न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों तक पहुंचाया, तो तब उन्हें उनका फर्स्ट वेज मिला। आई होप स्टूडेंट्स ये आंसर आपको अच्छे से क्लियर है। लेकिन इसी के साथ आपको बताना है कि जो कज़न है यहाँ पर अब्दुल कलाम के चचेरे भाई जो हैं, उनका नाम क्या है। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे? अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पहली कमाई एक्चुअल में उन्होंने की थी वो न्यूज़पेपर बंडल्स के तौर पे नहीं थी, लेकिन जो कमाई, जो वेज का मतलब होता है एक ऑफिशियल पैसे या सैलरी के तौर पे आपको जो पैसे मिलते हैं। तो अब्दुल कलाम ने पैसे तो कमाए थे लेकिन सैलरी के रूप में नहीं कमाए थे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट वेज, ठीक है, फर्स्ट वेज, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है पहली कमाई, ठीक है, जो ऑफिशियल कमाई या सैलरी के तौर पे जो कमाई होती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, सैलरी जो उनकी पहली थी वो थी न्यूज़पेपर को बेचकर जो उन्होंने कमाया था, या न्यूज़पेपर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया था उससे जो पैसे कमाए थे वो थे फर्स्ट वेज। अब क्या पूछा जा रहा है कि क्या इससे पहले उन्होंने कभी भी पैसे यूं कमाए हैं और किस तरह से कमाए हैं? हाँ, इसके पहले उन्होंने पैसे कमाए हैं। और कैसे? जो इमली के बीज थे, टेमरिंड सीड्स, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी टेमरिंड के बीजों की, और जहाँ पे कलाम रहते थे वहाँ अगल बगल में आसपास के जो इलाके थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमली के पेड़ थे। तो वो बीजों को इकट्ठा करना कलाम के लिए बिल्कुल भी मुश्किल था नहीं। इसीलिए उन बीजों को इकट्ठा करके वो अपने पास वाली दुकान पर दे दिया करते थे और उसके उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। ये कोई सैलरी का हिस्सा नहीं है, ये एक तरीके का वॉलंटियर वाला काम था जो उन्होंने किया, अपनी मर्ज़ी से, खुशी से कर दिया वो काम, और
उसी के उनको कुछ रुपए भी मिल गए। So yes, Abdul Kalam had earned some money before he started helping his cousin. When the Second World War broke out, there was a sudden demand for tamarind seeds in the market. He collected the seeds and sold them at a provision shop on Moss Street. प्रोविज़न शॉप का मतलब ही क्या होता है, जो हमारे आसपास की जो कुछ दुकानें होती हैं जहाँ पे रोज़मर्रा का सामान मिलता है, उसे ही कहते हैं प्रोविज़न शॉप। ऑन मॉस स्ट्रीट यूजुअली अ डेज कलेक्शन अर्नड हिम 1 आना, यानी 1 आना उन्हें मिला करता था एक बार, यूजुअली एक दिन का, जब वो एक बहुत सारा बीज, जो इमली के बीज है, वो ले जाकर देते थे। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। तो यहाँ लिखा है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ, यानी अपने पिता को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, मदर को किस तरीके से किया है, और अपने आप को कैसे किया है। किसने? ऑथर ने ना। हु इज़ द ऑथर? ये एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑटोबायोग्राफी उसी की होती है, यानी आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है? कलाम की। तो हु विल बी द ऑथर? कलाम ओनली। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर ये पूछा गया है कि पिता और माँ और अपने आप के बारे में ऑथर ने क्या एक्सप्लेन किया है। तो यही एक्सप्लेन किया है कि इनके जो पिता हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान रहे हैं, एक फेरी मैन थे, इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशनल डिग्री नहीं थी, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मॉरल वैल्यूज़ के इंसान थे। मदर के बारे में क्या बोलते हैं, ये इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है। मदर के बारे में ये बोलते हैं कि शी वॉज़ वेरी काइंड हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड थी, बहुत ही हेल्पफुल थी, यानी उनके परिवार में जितने लोग नहीं थे उनसे कई ज़्यादा वो बाकी लोगों को खाना खिलाया करती थी। हो सकता है रोज़ के बेसिस पे भी, कभी कभी के बेसिस पे भी, जब भी किसी को ज़रूरत होती थी वो हमेशा उसके लिए तैयार रहती थी, और इनका नाम था आशियाम्मा। ठीक है, अब वो अपने बारे में क्या बताते हैं उसे पढ़ेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं कलाम के फादर और मदर का रिटन एक्सप्लेनेशन। जैनालब्दीन was not a wealthy or educated person, however he was an honest and generous man. बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और उदार भाव के व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। and he possessed great innate wisdom. बहुत ही बुद्धि वाले व्यक्ति थे, बुद्धिमान थे। he was self-disciplined and avoided all inessential luxuries. इनएसेंशियल लग्जरीज़ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें या इस तरीके की चीज़ों की आदत लग जाना जो बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, या ऐशो आराम की आदत लग जाने वाली कोई भी चीज़ में वो अपने पैसे खर्च नहीं किया करते थे। ऑल्दो वो अपने परिवार के हर सदस्य की बेसिक नीड की पूर्ति करने का हमेशा ध्यान रखते थे। इतने मेहनती थे कि उनके परिवार के हर सदस्य को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करने में कभी भी जैनालब्दीन ने कमी नहीं छोड़ी। उनकी माँ के बारे में वो कहते हैं कि आशियाम्मा वॉज एन आइडियल हेल्पमेट टू हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड की एक बहुत ही ज़्यादा, हेल्पमेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर वक्त आपका मदद करे और हर वक्त आपका सहयोग करे, और ऐसी ही आशियाम्मा थी। वो अपने हस्बैंड यानी जैनालब्दीन को बहुत सहयोग करती थी, बहुत सपोर्ट करती थी। She believed in goodness and profound kindness and fed many people every day. वो इस बात में विश्वास रखती थी कि अच्छाई अभी भी मौजूद है, उनका यही विश्वास था, और इसी विश्वास से वो अपना जीवन व्यतीत करा उन्होंने, और वो बहुत लोगों को खाना भी खिलाती थी जहाँ भी जब भी ज़रूरत होती थी। अब वो अपने बारे में क्या लिखते हैं? द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विद अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। अपने बारे में जिस तरीके से कलाम दिखते थे वो उन्होंने अपने बारे में बताया था, यानी उनका कहना था कि मैं एक सुंदर माँ बाप के घर में पला बड़ा लड़का था, उनके घर ऐसे माँ बाप से जन्मा हूँ जो दिखने में अच्छे थे और उनकी हाइट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके विपरीत मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं था, ना मेरी हाइट उतनी अच्छी थी। आई वॉज अ शॉर्ट बॉय who had a secure childhood, यानी उनका जो बचपन था बहुत ही सिक्योर्ड था, यानी उन्हें किसी भी बात का मन ही मन भय नहीं था,
उन्हें एक बहुत ही सिक्योर्ड और इस तरीके का वातावरण मिला है अपने घर में जहाँ उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं उत्पन्न हुई। He is an honest and self-disciplined person who believes in goodness and deep kindness. अब अगर आप ये दोनों सेंटेंसेस देखें, ही is से लेके काइंडनेस तक, तो ये जो क्वालिटीज़ कलाम अपने बारे में बता रहे हैं, ये दोनों ही क्वालिटीज़ इनके पेरेंट्स की क्वालिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन है कि अपने पिता से उन्होंने ऑनेस्टी ली और हार्ड वर्किंग एटीट्यूड लिया, और जो मदर है उनसे उन्होंने काइंड हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा कि अच्छाई में विश्वास रखना, बिलीव्स इन काइंडनेस, ये क्वालिटी जो है उन्होंने अपनी मदर से ली। यानी उनका कहना है कि मेरे अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से मेरे माँ बाप की ही वैल्यूज़ हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। What characteristics does he say he inherited from his parents? यानी वो कौन सी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या चरित्र की क्वालिटीज़ जो होती हैं उन्होंने अपने माँ बाप से ग्रहण की है। इनहेरिटेड का मतलब यही होता है कि पूर्वजों से या माता पिता से मिली हुई कुछ क्वालिटीज़ जो आप में हमेशा से ही हो, पैदाइशी हो। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी? वो क्वालिटीज़ यही थी कि पिता से उन्होंने क्या सीखा है? पिता से सीखा है कि हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, हार्ड वर्किंग रहना चाहिए। और माँ से क्या सीखा है? वन शुड ऑलवेज बिलीव इन गुडनेस एंड वन शुड बी काइंड हार्टेड। ये सब उन्होंने सीखा है अपने माता पिता से। आइए देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। He says that he inherited honesty and self-discipline from his father. He further says that he inherited faith in goodness and deep kindness from his mother. यानी ये दोनों ही क्वालिटीज़ उन्होंने अपने माता पिता की ग्रहण की हैं, और ये बहुत ही इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जो कलाम है वो इतने ही बेहतर और इतने सक्सेसफुल व्यक्तित्व है। अगला क्वेश्चन है, discuss the questions in class with your teacher and then write down your answer in 2 or 3 paragraphs each. यानी ये long type question and answers है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपके NCERT की बुक के जो चैप्टर्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स में ये वाला ज़रूर सेक्शन होता है कि फर्स्ट यू डिस्कस देन राइट द आंसर। नाउ हमारे लिए ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम आपस में डिस्कस करें, लेकिन डिस्कशन बेसिकली इसलिए होता है ताकि आप एक बार अपने आंसर को लिखने से पहले सोचें। एक छोटे आंसर को लिखना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप बहुत ही क्विकली उसके बारे में सोच लेते हैं, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, इज़न्ट इट। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि लॉन्ग आंसर में यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि एक पॉइंट के बाद उन्हें प्रॉपर पॉइंट्स दिमाग में ध्यान में नहीं आ रहे होते और वो कुछ ना कुछ लिखने की कि लिखना ही है, इसीलिए कभी कुछ वर्ड्स लिखेंगे, कभी कुछ बात लिखेंगे और मेन पॉइंट पर नहीं बात करते, मेन पॉइंट के बस आसपास ही घूमते रहेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम सोच लें, आंसर अपने दिमाग में बना लें और उसके बाद ही उन्हें लिखें। ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स सोचें कि अगर जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको हम इस तरीके से पहले सोचने बैठ गए तो फिर सही आंसर तो कभी जब लिखने बैठेंगे तो इतना तो हमें समय ही नहीं मिलेगा, समय ही निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। समय का उपयोग करना एक बात है और सदुपयोग करना एक बात है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स टू प्लान एंड मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। यानी हमेशा ध्यान से टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। कैसे? आपको अगर पहले से पता होगा कि क्या लिखना है तो आपका टाइम, ये गलत हो गया, अरे इसको तो यहाँ लिखना चाहिए था, ये पॉइंट तो बाद का है, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में सही तरीके से उस आंसर को लिखेंगे। लॉन्ग आंसर समझाते हुए मैं हमेशा ये बात बताती हूँ स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखिए प्लीज़, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस की ओर बढ़ते जाएंगे आपके आंसर्स की क्वालिटीज़ भी बढ़ती जानी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरीके के आंसर्स आप फ्रेम करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सीनियर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आना कम होते चले जाएंगे। तो जिस तरीके का आंसर आप फ्रेम करेंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अपनी नॉलेज भी बताता है।
राइट तो अगर आपकी खुद की नॉलेज ही कम है या आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ही वीक है तो आपका जो आंसर बनेगा वो भी वीक ही बनेगा। तो आंसर फ्रेम करने से आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को भी और आप अपनी खुद के एक्सप्लेनेशन को भी, खुद की जो बातें हैं सिलेबस से अलग कहने का तरीका, जो बातें कहने का तरीका है उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसी के साथ हम हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना अब स्टार्ट करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups, says the author. ऑथर है हमारे कलाम और यहाँ ये बात कर रहे हैं किसकी, इसी के बाद जो इंसिडेंट होता है कलाम की लाइफ में, उनके साइंस टीचर और साइंस टीचर की कंजर्वेटिव वाइफ से रिलेटेड जो एक धर्म या कल्चरल डिफरेंस या रिलीजियस डिफरेंस जो होता है, सोशल इनइक्वालिटी की बात यहाँ पर बताई जाती है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज which social groups does he mention? Were these groups easily identifiable? For example, by the way they dressed. इसका ये मतलब है कि ये किन सोशल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। Were these groups easily identifiable? Identifiable का मतलब होता है कि जिन्हें पहचानना, आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना, और आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या हुआ, जो पहचाना जाए, ठीक है, जो पहचाना जाए या पहचाने योग्य। तो क्या वो आसानी से पहचाना जा रहा है उन सोशल ग्रुप्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाय द वे दे ड्रेस्ड, यानी जिस तरीके से वे कपड़े पहनते हैं, क्या उस तरीके से उन्हें हम समझ सकते हैं कि वो किस धर्म का है। वैसे तो बहुत सारे धर्म के लोग जो हैं रामेश्वरम में रहते होंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो बात हो रही है मेजरली दो ग्रुप्स दिखाए हैं। एक दिखाया है हिंदू ब्राह्मण का और दूसरा दिखाया है मुस्लिम्स का। ये हमें कैसे पता चलता है? वेल, कलाम जो मुस्लिम हैं उनका जो ड्रेसअप होने का तरीका था, तो उसमें वो एक टोपी पहनते हैं, उसी टोपी की वजह से इनके जो नए टीचर होते हैं, नए यंग टीचर जो अभी अभी उनके स्कूल में आए हैं, वो टोपी देखकर ही पहचानते हैं कि ये एक मुस्लिम लड़का है और इसीलिए वो कलाम को पीछे की बेंच पर जाने के लिए कह देते हैं। वैसे ही उन्हें ये कैसे पता चलता है कि जिस लड़के के बगल में कलाम बैठे हैं वो एक मुस्लिम नहीं है बल्कि वो एक ब्राह्मण है। वो ऐसे पता चलता है उसके गेटअप से। अगर आपको ध्यान है तो यहाँ बताया गया है चैप्टर में कि वो जो हिंदू लड़का है, हिंदू ब्राह्मण लड़का है, उसने अपने हाथ पे पूजा का धागा बांधा हुआ था जिसे हम मौली भी कहते हैं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी हिंट्स मान लीजिए, या उनके ड्रेसअप होने का तरीका, या डेली लाइफ में जो उनके रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ें शामिल हैं, उनके आधार पर बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस धर्म का है। और मैं इस चैप्टर के बारे में बात कर रही हूँ कि इस चैप्टर में जिस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाई गई हैं, उससे बहुत ही सरल तरीके से ये जाना और समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति किस धर्म का है। और जो मेजरली दो धर्म दिखाए गए हैं, वे दो धर्म हैं, एक तो है ब्राह्मण्स और दूसरे हैं मुस्लिम्स। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये ब्राह्मण सिर्फ सिंपल ब्राह्मण बल्कि पुजारी, एकदम रिलीजियस और एकदम रिलीजन पर पूरी तरीके से अमल करने वाले, भरोसा करने वाले वो लोग हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके जो फ्रेंड हैं, कलाम के जो दोस्त हैं रामनाथ शास्त्री, वो भी क्या हैं, आगे चल के पुजारी ही बने, और इनके भी जो पिता हैं वो आगे चल के पुजारी बने। इसलिए ऑर्थोडॉक्स कहना बहुत ही सही होगा। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स, येस दीज ग्रुप्स वर इजीली आइडेंटिफिएबल। हाँ, इन ग्रुप्स को बहुत ही आसान तरीके से पहचाना जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे दे ड्रेस्ड, कलाम वोर अ कैप, वो एक टोपी पहनते थे वाइट कलर की, यूजुअली नेटेड या क्रोशे की जो टोपियाँ होती हैं, वो एक काइंड ऑफ सिंबल होता है। तो वो इस तरीके की टोपी पहना करते थे, उससे उनका पता चल जाता था कि वो एक मुस्लिम है।
which marked him as a Muslim. Ramanath Shastri wore a seared thread which marked him a Hindu. यानी वो एक पवित्र धागा जिसे मौली कहा जाता है वो पहनते थे और इसी से पता चलता था कि वो एक हिंदू हैं. आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपको ये आंसर समझ में आया होगा. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. Were they aware only of their differences or did they also naturally share friendships and experiences? इसका मतलब है कि क्या इन बच्चों को उनमें जो धर्म भेद है या डिफरेंस ऑफ रिलीजन है कि ये हिंदू हैं मैं मुस्लिम हूँ, इस तरीके का जो डिफरेंस है क्या वो समझते थे? यहाँ अवेयर होने का मतलब ये नहीं है कि क्या उन्हें पता था. हाँ, उन्हें पता था, वो जानते थे कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो क्या हैं वो जानते थे. लेकिन ये डिफरेंस जो है वो भेदभाव किस हद तक का भेदभाव है? क्या वो भेदभाव इस हद तक का है कि उनके साथ रहना एकदम गलत है, वो नहीं होना चाहिए? क्या इस तरीके का जो अंतर है उस अंतर की सीरियसनेस को, उस अंतर की गंभीरता से वो वाकिफ़ थे? क्या ऐसा था? और अगर ऐसा था तो क्या उनकी जो फ्रेंडशिप थी क्या, और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर देयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस? यानी उनकी जो फ्रेंडशिप थी क्या वो बहुत ही नेचुरल तौर पे थी या सिर्फ एक दिखावा था? ऐसा क्या था? Think of the bedtime stories in Kalam's house of who his friends were and of what used to take place in the pond near his house. ये सब इसका यही मतलब है स्टूडेंट्स कि इन लोगों की जो फ्रेंडशिप थी वो बिल्कुल भी नकली नहीं थी, दिखावटी नहीं थी, बहुत ही नेचुरल थी. एक दूसरे को वो वाकई में पसंद किया करते थे, तभी उनकी फ्रेंडशिप बहुत लंबे समय तक टिकी और हमेशा रही भी. इसीलिए एक दूसरे के प्रति इनके मन में बहुत मान सम्मान भी था. और यही कारण है कि जब कलाम को उनके टीचर ने पिछली बेंच पे जाने के लिए कहा, इस आधार पर कि मुस्लिम लड़का और ब्राह्मण लड़का साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो मुस्लिम लड़के को तो पीछे बैठा दिया, लेकिन ये जो हिंदू लड़का था रामनाथ शास्त्री, उसे ज़्यादा बुरा लगा और वो रोने लग गया. कलाम फिर भी रोए नहीं, रामनाथ शास्त्री रोने लग गया. उसके रोने से ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा एक गहरा लगाव था. दे हैड अ क्लोज बॉन्ड और बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ. इसीलिए ये दिखावटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही नेचुरल फ्रेंडशिप है और क्लोज फ्रेंडशिप है. और ये चारों ही जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा करते थे. दे हैड नो सच विजन, दे हैड नो सच अवेयरनेस कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है या किसी और धर्म या जाति से है. नो, दे हैड नो सच अवेयरनेस. ऑलराइट, यहाँ पे अगर आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है, हमने तो अपना एक ओपिनियन यहाँ बता दिया, लेकिन इस बात को सिद्ध कैसे करेंगे कि जो हम बात बता रहे हैं इन दोस्तों के बारे में वो बिल्कुल सही भी है. इसीलिए आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ यहाँ पर इंसिडेंट्स बताए गए हैं, एग्जाम्पल्स के हेल्प लेने के लिए कहा गया है कि कलाम किस तरीके की जब स्टोरी सुनता था. कब? बेड टाइम स्टोरीज़, यानी सोते समय उसकी मम्मी, नानी, दादी ये लोग कौन सी कहानियाँ सुनाते थे, उसके फ्रेंड्स कौन थे, और what used to take place in the pond near his house. ये 3 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो ये साबित करेंगे कि कोई धर्म या जाति भेद था ही नहीं. पहला है बेड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस, यानी सिर्फ वो पैगंबर या प्रॉफिट की स्टोरीज नहीं सुनाते थे, वो उन्हें रामायण की स्टोरीज़ भी सुनाते थे. यानी दोनों ही धर्म के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को और सभी लोगों को, ताकि सभी धर्मों की एक मान सम्मान डेवलप हो हर बच्चे के दिमाग में, और ना ही हीन भावना पैदा हो या दोनों धर्मों में कितना अंतर है. अंतर का पता होना ठीक है, लेकिन भेदभाव का पता होना ठीक नहीं है या भेदभाव करना उचित नहीं है. इसीलिए दोनों उनके घर में माहौल भी ऐसा ही था कि दोनों ही धर्मों को बहुत ही समानता से देखा जाता था और सम्मान दिया जाता था. Who his friends were? उनके 3 फ्रेंड्स थे.
कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, जब मैं स्लाइड चेंज करूंगी तब तो उनका नाम आ ही जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले आप अभी अपने कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिए कि कौन कौन से फ्रेंड्स थे उनके और वो किस धर्म के थे। वेल, धर्म तो उनका था हिंदू ब्राह्मण, लेकिन आपको उन तीनों के नाम अभी लिखने हैं। और तब तक मैं पढ़ देती हूँ ये रिटन एक्सप्लेनेशन। No, they were not only aware of their differences but also they naturally shared friendships and experiences. ना तो वो ये जानते थे कि क्या भेदभाव है ये अलग अलग धर्मों का, बल्कि उनकी जो फ्रेंडशिप भी थी, जो उनकी दोस्ती थी, वो एकदम पक्की थी, नेचुरल थी, बनावटी या दिखावटी बिल्कुल भी नहीं थी। Kalam's mother and grandmother would tell the children of his family bedtime stories about the events from the Ramayana and from the life of the prophet. रामायण की राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, इन सब की कथाएं भी सुनाई जाती थी और प्रॉफिट या पैगंबर, इनकी भी स्टोरीज जो हैं वो सुनाई जाती थी। यानी सिर्फ प्रॉफिट की स्टोरीज ही नहीं सुनाई जा रही हैं, रामायण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर भी हो गया होगा और अभी तक आपने आंसर्स भी लिख दिए होंगे। तो देखते हैं उनके आंसर्स सही हैं या नहीं, और देखते हैं वो आंसर्स यहाँ लिखे हैं या नहीं। During the Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, his family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near his house. यानी यहाँ पर उन तीन उदाहरणों में से मैंने दो ही उदाहरण मेंशन किए हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे नंबर का उदाहरण था स्टूडेंट्स, उसमें आपको नाम खुद जानने हैं और कमेंट सेक्शन में अभी लिखने हैं उन तीनों नामों को। अगर लिख चुके हैं, सही हैं, वेल डन, मैं उन्हें ज़रूर चेक करूंगी। और अगर अभी तक नहीं लिखे हैं तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी तीनों फ्रेंड्स के नामों को आपको लिख देना है। जो आपको सजेशन ब्रैकेट में दिया गया था, यानी थिंक ऑफ द बेड टाइम स्टोरीज, तो यहाँ पर ये जो तीन एग्जाम्पल्स आपको एक हिंट दिए गए थे, बेसिकली तीन हिंट्स थे ये। ज़रूरी नहीं है आप इन तीनों के बारे में ही लिखें। आपको अगर एग्ज़ाम में तो यूजुअली इस तरीके के कोई हिंट्स नहीं दिए जाते हैं, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं कि जब आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो किस तरीके से आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है, किन किन पॉइंट्स के साथ। लेकिन अगर आपका लेट्स से अगर शॉर्ट आंसर है तो एक एग्जाम्पल भी काफ़ी है, या कितने मार्क का कोई क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग दो एग्जाम्पल्स भी अगर देंगे तो इट वुड बी मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग आंसर अगर लिखना है तो बेहतर होगा आप तीनों ही पॉइंट्स को लिखें। दो पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं और एक्सप्लेन कर रही हूँ उन्हें। तीसरा पॉइंट जो है वो है फ्रेंड्स का नाम, वो आपको मेंशन करना ही है स्टूडेंट्स, ऑलराइट। चलिए अब ये वाला टॉपिक समझते हैं। ये पॉइंट ये है कि श्री सीता राम कल्याणम, यानी सीता और राम की शादी का जो एक फेस्टिवल होता था वो भी रामेश्वरम में सेलिब्रेट होता था। और रामेश्वरम में कहाँ सेलिब्रेट होता था? एक आइलैंड था, छोटा सा आइलैंड था, और वो था कलाम के घर के बिल्कुल पास में। और वहाँ पर किस तरह से जाया जाता था? वहाँ पर कलाम के जो पिता हैं वो एक फेरी मैन थे, आई एम श्योर आपको ये याद होगा। वो अपनी बोट से एक से दूसरी जगह लोगों को लेकर जाया करते थे, और इस फेस्टिवल में भी मंदिर की मूर्तियाँ अपने ही नाव में रखकर वो उस आइलैंड तक उन मूर्तियों को पहुँचाया करते थे। यानी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया करते थे, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कोई मुस्लिम त्यौहार हो या कोई हिंदू त्यौहार हो। हर एक फेस्टिवल में ये सभी लोग पूरे जोश से पार्टिसिपेट किया करते थे। During the Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, his family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. Marriage site यानी जहाँ पे शादी होनी है वहाँ ले जाने के लिए बोट से, वो बोट में आइडल्स रख के, मूर्तियाँ रख के वो वहाँ पर जहाँ पर शादी है उस स्थल तक लेकर जाते थे। Situated in the middle of the pond called राम तीर्थ, वो जो जगह थी, जो मैरिज साइट है, उसे कहते हैं राम तीर्थ, विच वॉज नियर हिज हाउस, जो कलाम के घर के पास था। तो इसका यही मतलब है कि किसी तरीके का धर्म या जाति भेद नहीं था,
सब बराबरी से रहते थे और कलाम और उसके फ्रेंड्स की फैमिली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी हर धर्म के त्यौहार में। यानी ना कोई भेदभाव, ना कोई सोशल इनइक्वालिटी, और जब सोशल इनइक्वालिटी नहीं होगा तो सोशल इनजस्टिस होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। आइए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट तो सीखते ही हैं और इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। The author speaks both of people who were very aware of the differences among them and those who tried to bridge these differences. Can you identify such people in the text? ये जो ब्रिज का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं। ब्रिज का मतलब होता है, कह सकते हैं पुल, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इसी वजह से जाया जा सकता है। लेट्स से कोई नदी है और बोट नहीं है तो उसके ऊपर कई बार पुल बना दिया जाता है ताकि क्रॉस करना आसान रहे, क्योंकि नाव यूज़ करने के लिए भी नदी का थोड़ा सा इतना बड़ा होना ज़रूरी है कि नाव चल पाए। एक छोटी सी नदी को क्रॉस करने के लिए हर बार नावों का यूज़ नहीं हो सकता। तो ब्रिज तो आप जानते ही हैं इजीली कि क्या होता है। यहाँ जब हम ब्रिज को यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब है जो भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस मिटाने के लिए जो एक सहायक के रूप में कुछ कदम उठाए जाना, उसे कहा जाता है ब्रिज। यानी जितने भी डिफरेंसेस इन धर्मों में हैं वो डिफरेंसेस को मिटाना उन धर्मों के बीच में, उसे ही कहा जाता है ब्रिजिंग द डिफरेंस या ब्रिजिंग द गैप। आई एम श्योर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट अच्छे से समझ में आते ही क्वेश्चन तो इजीली समझ में आ ही जाएगा कि ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अभी बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो भले ही धर्म अलग अलग हैं लेकिन उसके बारे में ज़्यादा एहसास या ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं रखते हैं। उनका कहना है हम सब लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं और भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। हर त्यौहार हमारे लिए एक समान है, इसीलिए कोई भेदभाव का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कुछ लोग इस चैप्टर में ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें इन भेदभावों का बहुत ही बेहतर तरीके से अंदाज़ा ही नहीं, बहुत गहरे तौर पे पता था और उनको ये रियलाइजेशन था कि हाँ ऐसा बहुत ये अलग है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हमसे अलग हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। भेदभाव की भावना के साथ ये लोग रहते थे और ऐसे दो लोग बताए गए हैं। कौन कौन है वो लोग आप ज़रूर से ज़रूर जानते होंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन समरी सभी के एक्सप्लेनेशन के दौरान अच्छे से मैंने आपको ये बताया है। फिर एक और बार अपन इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। और ये कौन है? पहला व्यक्ति जो है वो है जो नया टीचर आया था कलाम के स्कूल में, पहला टीचर है वो। और दूसरा कौन है? दूसरे हैं जो साइंस टीचर थे कलाम के, उनकी वाइफ, वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी और वो भी काफ़ी इस कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर अवेयर थी। दोनों ही इंसिडेंट्स जो कलाम के साथ हुए वो इन कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर ही हुए थे। अच्छी बात ये है कि इन दोनों ही इंसिडेंट्स का जो एंड है वो बहुत अच्छा हुआ। और जैसे विलियम शेक्सपियर कहा करते हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। इसका ये मतलब है कि दोनों ही केसेस में इन दोनों ही लोगों को ये एहसास हुआ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? जो दुर्व्यवहार उन्होंने कलाम के साथ किया था धर्म भेद को लेकर। आइए देख लेते हैं अब इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। The people who were very aware of the differences among them were the young teacher who joined the Rameshwaram Elementary School and came to teach Kalam's class, the 5th standard, and his science teacher's conservative wife who refused to serve Kalam in her ritually full kitchen. इसका ये मतलब है कि एलिमेंट्री स्कूल जो सिर्फ 5th क्लास में जब कलाम थे तब वो टीचर ने उनके साथ ऐसी हरकत की थी कि हिंदू और मुस्लिम लड़का साथ कैसे बैठे हैं, तुमने टोपी पहनी है, तुम मुस्लिम हो, जाओ और पीछे वाली बेंच पर चले जाओ। ये लड़का जो पूजा का धागा पहने हुए है, मोली अपने हाथ पे की कलाई में बांधे हुए है, ये हिंदू है, ब्राह्मण है, ये फर्स्ट बेंच पर ही बैठेगा।
वहीं दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ? दूसरा इंसिडेंट हुआ कि उनके साइंस टीचर की जो वाइफ है बहुत ही कंजर्वेटिव थी, जिन्होंने कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी जो किचन थी बहुत ही पवित्र किचन थी, सारे रीति रिवाज उसमें किए जाते हैं, एकदम मंदिर तुल्य किचन, मंदिर तुल्य रसोई उनकी, उसमें उन्होंने कलाम को घुसने तक नहीं दिया और खाना परोसने से भी मना कर दिया। Those who tried to bridge these differences were Kalam's science teacher Shiv Subramanya Iyer, who invited, served and dined with him to break social barriers so that people could mingle easily. यानी ये जो सोशल बैरियर है कि तुम्हारा रंग ऐसा है, या तुम दिखने में ऐसे हो, या तुम इस धर्म के हो, उस जाति के हो, तुम्हारा और मेरा तो साथ में उठना बैठना बहुत ही गलत है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे ही जो सोशल बैरियर्स होते हैं ना, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ये साइंस टीचर, जिनका नाम है सुब्रमण्य अय्यर, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये नाम है इनका। बार बार अटक रही हूँ इनका नाम लेने में, एक बार और कोशिश करते हैं, होपफुली एकदम फ्लो में बोलूँगी, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। जी हाँ, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो कि साइंस टीचर हैं कलाम के, उनकी कोशिश थी कि सभी सोशल बैरियर्स जो हैं वो टूटने चाहिए, और ये जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच में एक पुल बनना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए, ताकि सभी फासले जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कलाम को उन्होंने अपने घर पर न्योता दिया था खाना खाने के लिए, ताकि सभी लोग easily मिलजुल कर रह सकें। And Lakshman Shastri, who conveyed the strong sense of conviction to the new young teacher to reform him. लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? लक्ष्मण शास्त्री थे रामनाथ शास्त्री, उनके पिता। तो रामनाथ शास्त्री कलाम के बहुत गहरे दोस्त थे। जब रामनाथ शास्त्री ने लक्ष्मण शास्त्री से कहा, अपने पिता से कहा कि आज क्लास में ऐसा ऐसा हो गया कि टीचर ने कलाम को पीछे भेज दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है, तो लक्ष्मण शास्त्री को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने उस टीचर को उसी वक्त बुलवा के अच्छी सी डांट भी लगाई, और उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली कह दिया कि या तो आप क्षमा मांगे, सॉरी कहें, या अपोलोजाइज करें, या फिर इसी वक्त इस स्कूल और इस जगह को छोड़कर चले जाइए, अपना त्याग पत्र दीजिए, सबमिट योर रेजिग्नेशन लेटर राइट एट वंस। तो ये जैसे ही कहा, उस टीचर को समझ में आया कि वो जो कर रहे हैं गलत है, और जब सुब्रमण्यम या सिर्फ सुब्रमण्यम अय्यर, या नहीं सिर्फ सुब्रमण्यम अय्यर ही नाम है इनका, आज न जाने क्यों इनका नाम लेते हुए मैं काफ़ी अटकी हूँ, लेकिन अब प्रॉमिस करती हूँ नहीं अटकूंगी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो व्यवहार रखती थी जाति भेद को लेकर, अय्यर साहब का ये मानना था कि ये मैं सबसे पहले अपने घर से ही बदलाव शुरू करूँगा, और इसीलिए उन्होंने कलाम को घर पे बुलाया। इन दोनों ही लोगों ने, कौन? लक्ष्मण शास्त्री, दूसरे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, इन दोनों का ही ये एक मत था कि ये जो धर्म भेद हो रहा है उससे बदलाव की ज़रूरत है, तो कदम उन्हें ही उठाने होंगे, और उन दोनों ने ही कदम उठाए और बहुत ही बढ़िया उदाहरण समाज के सामने रखे। अगला सवाल हमारा है, narrate two incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitudes? ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन से काफ़ी हद तक सिमिलर है स्टूडेंट्स, बस इसको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मीनिंग अर्थ वही है, बस रिटन एक्सप्लेनेशन हल्का सा अलग है, उसे भी देख लेते हैं। The first incident to show that how differences can be created is that when the new young teacher found a Muslim student sitting beside a Hindu student, he asked Kalam to sit in the last row. His friend Ramanath Shastri was heartbroken. They informed their respective parents. Lakshman Shastri summoned the teacher and conveyed the strong sense of conviction which ultimately reformed him. The other incident shows that how differences can be resolved is, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ कहने का ये मतलब है कि क्रिएट कैसे किया जाता है। क्रिएट इस तरीके से किया गया कि एक टीचर जो पढ़ा लिखा है, जिसे समझ है चीज़ों की, जो ये अर्थ समझता है कि जाति भेदभाव या कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए, बल्कि एक टीचर का काम होता है कि इन डिफरेंसेस को मिटाए। लेकिन वो इस फैक्ट को इग्नोर ही नहीं कर सका कि एक हिंदू और मुस्लिम लड़का साथ में बैठे हैं और वो
खुश भी हैं, एक दूसरे के धर्म को जानने के बावजूद एक दूसरे के साथ बैठे हैं और बहुत गहरे दोस्त हैं। जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो उसने जानबूझकर ऐसी हरकत की कि इस लड़के को मैं पीछे बैठा देता हूँ ताकि बाकी बच्चों के सामने एक उदाहरण हो कि ये तुमसे कम है, तुम्हारे साथ बैठने योग्य नहीं है। जानबूझ के ये हरकत इस तरीके की गई ताकि सब बच्चे जो कलाम है कहीं ना कहीं उसे बाद में इग्नोर करें। ये रिजॉल्व कैसे हुआ? रिजॉल्व ऐसे हुआ कि जैसे ही रामनाथ शास्त्री ने अपने पिता को बताया, हाथों हाथ उन्होंने एक्शन लिया, हाथों हाथ उन्होंने उस चीज़ को एड किया, यानी इंतज़ार नहीं किया कि ठीक है तब देखेंगे या संडे आने दो, छुट्टी के दिन अपन देखते हैं कि क्या करना है, या मीटिंग बुलवाएंगे। नहीं, ऐसी चीज़ों में उन्होंने बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं किया। उस वक्त उसी समय जो एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने लिया, और वो ये था कि हाथों हाथ टीचर को बुलवाया और उसे डांट भी लगाई और उसे कहा कि या तो क्षमा मांगे या स्कूल और जगह छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इस तरीके की नफ़रत बच्चों में फैलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के समय में ही अगर आप इतनी कच्ची उम्र में, इतने छोटे दिमाग में ही अगर इस तरीके की बातें आपने डाल दी तो बड़े होते होते वो बातें अपनी जड़ जमा लेंगी, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं है, ना ही इन बच्चों के लिए, ना ही समाज के लिए, और ना ही हमारे देश के लिए। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative, tried to bridge these differences. People can change their attitudes by observing no difference in the way of Hindus and Muslims eating of meals, drinking of water and cleaning of the floor. यहाँ पर बेसिकली वो अपनी कंजर्वेटिव वाइफ को लेकर ही बात कर रहे हैं। जो इन साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम की जो वाइफ हैं बहुत कंजर्वेटिव थी, हालांकि वो खुद भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, अपने रिलीजन को, अपने धर्म को बहुत मान सम्मान देते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म को वो बहुत नीचा दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो अपनी वाइफ की तरह कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं थे। उनकी वाइफ के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उनकी किचन में आके कोई खाना खाएगा गैर धर्म का बच्चा या कोई भी और। जब कलाम को उन्होंने आते हुए देखा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई इस बात को, इसीलिए अपनी किचन में भी उन्होंने एंट्री नहीं दी उसको। लेकिन जब उनकी वाइफ को यह एहसास हुआ कि इसके खाने के, पीने के तरीके में और जब साफ़ सफाई रखने के तरीके में कुछ खास बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, और उनके हस्बैंड भी उनको जो इतने पढ़े लिखे हैं और घर के मुखिया भी हैं, अगर वो कलाम को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर वो उन्हें इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो ये खुद क्यों नहीं दे सकती। इसीलिए उनको ये एहसास हुआ कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो ये कंजर्वेटिव वाइफ हैं, शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो हैं, और जो ये टीचर हैं, नए टीचर जो एलिमेंट्री स्कूल में आए थे, दोनों को ही ये एहसास हुआ कि वो जो कर रहे थे बिल्कुल गलत है। और ये सिचुएशंस, दोनों की दोनों सिचुएशंस जानबूझ के क्रिएट कैसे की गई वो तो समझ में आ ही गया। रिजॉल्व भी इन्हें बहुत ही उम्दा तरीके से किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट्स टू लीव रामेश्वरम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो इसलिए रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो आगे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, वो आगे पढ़ना चाहते थे, और उन्हें इसमें उनके माँ बाप का बहुत सपोर्ट भी मिला। Kalam wanted to leave Rameshwaram for future studies. He wanted to study at the district headquarters in Ramanathpuram. देखिए, ये जो पहला सेंटेंस है अपने आप में वो वैसे तो सफिशेंट है, आप इतना लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल संभव है कि अगर लेट्स से अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपका 1/4 मार्क कट जाए, क्योंकि कंप्लीट आंसर है। ये लिखना कहीं ना कहीं मोर अप्रोप्रिएट हो जाता है कि वो कहाँ जा रहे थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। स्टूडेंट्स, हर वर्ड की बहुत महत्वता होती है, हर वर्ड की एक इम्पॉर्टेंस होती है। कभी ये मत सोचिए कि ये इतना सा और लिखने से या इतना सा नहीं लिखने से क्या ही अंतर हो जाएगा। बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि कोई भी आंसर जो होता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन जो होता है, वो कंबाइंडली एक मीनिंग देता है। जब सभी सेंटेंसेस मिलते हैं तब एक प्रॉपर मीनिंग निकल कर आता है। उसमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना उस मीनिंग को भी चेंज कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना अप्रोप्रिएट हो सके उतना अपने आंसर को लिखिए। करेक्ट और रॉन्ग तो आप समझते ही हैं,
अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट को भी अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाते जाएंगे, जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में प्रमोट होते जाएंगे, आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी तरीके से समझना ज़रूरी हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। What did his father say to this? Well, इनके पिता के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि कोई फॉर्मल एजुकेशनल डिग्री तो नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। इनके पिता ने, इनकी माँ ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया था कलाम को, कि वो आगे जाएं, पढ़ें, ताकि वो और भी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। दूसरा, इनकी जो माँ थी वो ज़रूर थोड़ी सी झिझक रही थी, बहुत हेजिटेंट थी कि वो अपने बच्चे को कैसे भेजेंगी, क्योंकि आउट ऑफ हर 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में से जो कलाम है वो सबसे चहीते थे इनके, तो इसीलिए वो थोड़ी सी झिझक रही थी कि मैं अपने बच्चे को बाहर अपने से दूर कैसे भेजूंगी। लेकिन कलाम के पिता ने उन्हें बहुत ही बखूबी तरीके से समझाया, बहुत ही अच्छे से उन्हें कन्विंस किया और उनको ये एहसास भी दिलाया कि आप अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं, लाड कर सकते हैं, उनकी परवाह कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपने फैसले उन पर थोप नहीं सकते, क्योंकि उनकी अपनी खुद की एक सोच है, बच्चों की अपनी खुद की एक समझ है, और वो उसी के अकॉर्डिंग, उनकी जो समझ है, उनकी जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेंगे। तो उनके डिसीजंस में कभी भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। Kalam's father said that he knew that one day Kalam had to go away to grow. He gave him the analogy of a seagull that flies across the sun alone and without a nest. यहाँ पर seagull जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था, एक गर्ल बर्ड है, और सी गर्ल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्रॉस द ओशियंस, यानी समुद्र, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक ये कई बार उड़ कर जाती है, यानी माइग्रेटरी बर्ड भी इसे कहा जाता है। और ये बिना अपने घर के या बिना अपने घोंसले के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है ये समझाने के लिए कि अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, आपको वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक जगह खड़े रहकर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। इतना बढ़िया उदाहरण कलाम के पिता ने उन्हें दिया कि मैं समझता हूँ तुम्हें क्यों जाना है और तुम क्यों रामनाथपुरम जाना चाहते हो, और सी गर्ल के उदाहरण से उन्हें समझाया। He then quoted Khalil Gibran to Kalam's mother, saying that her children were not their own children. They were the sons and daughters of life's longing for itself. They come through their parents, but not from them. They may give them their love, but not their thoughts, as the children have their own thoughts. इसका बेसिकली यही मतलब है कि उन्होंने खलील गिब्रान की भी बात से कह के, ये एक लेबनीज़ अमेरिकन पोएट और राइटर हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया लिखा करते थे, और इन्हीं का एक कोट, यानी इन्हीं की लिखी हुई एक बात को उन्होंने कहकर अपनी वाइफ को भी समझाया, कन्विंस किया कि आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं हैं, वो अपने खुद के जीवन के भी हैं। यानी मैं सिर्फ मेरे माँ बाप की ही नहीं हूँ, मेरा अपनी खुद की लाइफ पर मेरा खुद का इख्तियार भी है, मेरे अपने खुद के सपने हैं, मेरे अपनी खुद की सोच है, उसी के अनुसार मेरे अपने खुद के फैसले भी होंगे, तो मुझे उन फैसलों को लेने का पूरी तरीके से अधिकार है। माँ बाप अपने फैसले अगर मुझ पर थोपने लगेंगे तो मेरी अपनी खुद की समझ, मेरे अपने खुद के फैसलों, उनका कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। और यही सब बातें समझा के कलाम के पिता ने, उनकी माता ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए कलाम बाहर जा सके और बहुत ही आगे उन्होंने ग्रो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you think his words mean? Why do you think he spoke those words? इसका यही मतलब है, ये किसके बारे में बात हो रही है? कलाम के पिता के बारे में बात हो रही है कि ये वर्ड्स उन्होंने जो बोले हैं उसका अर्थ क्या है, और क्या लगता है आपको क्यों बोले हैं उन्होंने ये वर्ड्स? वेल, इसको डिस्कस तो हम कर ही चुके हैं कि क्यों कहे हैं, कन्विंस करने के लिए, खुद को भी अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि किसी भी बच्चे का बाहर जाना, माँ बाप से दूर होने का अर्थ ये नहीं होता कि वो माँ बाप से प्यार नहीं करता। हर बच्चा अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करता है जितना माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बच्चों को ये दिखाने का मौका बहुत ही कम या बहुत ही
बहुत ही लेट मिलता है, बहुत ही बाद में ये मौका उन्हें मिल पाता है। इसीलिए माँ बाप के लिए बच्चों पर कई बार विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमें ज़रूरत है कि हम हमारे बच्चों पे विश्वास भी रखें, उन पे भरोसा रखें, और यही अब्दुल कलाम के पिता ने, उनकी माँ ने अभी किया। आइए देख लेते हैं हम इसका रिटन एक्सप्लेनेशन, आपके लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। Abdul Kalam's father's words bear great meanings. First, he inspired his son to go ahead about giving the example of the seagull. Secondly, he explained Kalam's mother to give his son opportunities to get higher education and to make progress. I think he spoke those words to encourage Abdul Kalam and to control the emotional attachment of his wife for Kalam. इसका यही मतलब है कि जो माएँ होती हैं उनका जो एक अटैचमेंट होता है बच्चों से, वैसे तो माँ और पिता दोनों का ही अपने बच्चों से अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। आप इस चीज़ को तोल नहीं सकते कि पिता का वो जो कनेक्शन है वो गहरा है या माँ का, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट जो होता है वो माँ का ज़्यादा होता है। इसीलिए वही इमोशनल उन्हीं सब इमोशंस को, वो जो जितने भी भावुक और इमोशंस का जो एक पूरा का पूरा भंवर उमड़ता है एक माँ के मन में जब वो अपने बच्चे से दूर हो रही होती है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इतने बढ़िया बढ़िया उदाहरण और इतने बढ़िया बढ़िया मीनिंग्स के साथ उन्होंने अपनी वाइफ को कन्विंस किया, उन्हें समझाया, और कहीं ना कहीं आज मैं कहूँ तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छे मीनिंग्स वो छोड़ कर गए हैं, ताकि हम भी ये समझ सकें कि हमें भी हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा उन्हें अपने से दूर जाने के लिए परमिशन देनी ही चाहिए, ना ही उन्हें एक जगह बांध के रख देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े तो आगे बढ़ने की जगह भी तो देनी चाहिए। यही सब इन्होंने समझाया है और ये बहुत ही बढ़िया और गहरे मीनिंग के साथ है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस, उनके आंसर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी जो क्वेश्चन मैंने आपसे इन क्वेश्चंस के अलावा पूछा था, और वो था क्या है कलाम के उन 3 फ्रेंड्स का नाम। आई एम श्योर आपने अभी तक कमेंट बॉक्सेस में कमेंट करके बता दिया होगा, लेकिन अभी जब मैं बताऊंगी तो अगर आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा, और अगर आप अपने आंसर्स लिख चुके हैं तो आप चेक भी कर लेंगे। वेल, उनके 3 फ्रेंड्स थे। एक का नाम रामनाथ शास्त्री, दूसरे का नाम अरविंदन और तीसरे का नाम शिव प्रकाशन। आई होप आपको ये तीनों ही नाम बिल्कुल करेक्टली याद होंगे और आपने करेक्टली इन्हें लिखा भी होगा स्टूडेंट्स। फिर भी अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया। इसे याद रखिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ऑलराइट, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है स्टूडेंट्स। और मैं आखिर में आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी नॉलेज के साथ साथ ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें विजिट कर सकते हैं। और अगर वीडियोस की एक्सेस आप चाहते हैं तो आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।